हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जीके में भारतीय संविधान के मूल अधिकार विषय देखेंगे। मूल अधिकारों के बारे में हर प्रतियोगी परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी प्रकार के वीडियोस हम आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई विषय से संबंधित आपको प्रश्न पूछना है तो कमेंट करें। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक भारतीय संविधान के मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, साथ साथ संपूर्ण विषय को लेने की कोशिश करेंगे, पूरा विषय हम इसमें क्लियर करेंगे। तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है संविधान के कौन से भाग में है। तो हमेशा याद रखिए, भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार दिए गए। पहली बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार। दूसरा प्रश्न कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है संविधान के, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तीसरा प्रश्न है कि जो भारत के संविधान जो है हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे मूल रूप से, लेकिन वर्तमान में हमें 6 ही मूल अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। याद रखिए इस चीज को, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। और वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। मूल रूप से कितने अधिकार थे? 7। 6 क्यों है? क्योंकि 7वां अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया था और अब इसको 300F, अनुच्छेद 300F में कानूनी अधिकार के रूप में दे दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके डिटेल्स में मूल अधिकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा समता का अधिकार। यानी हमें जो 6 अधिकार मिले हैं उनमें ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं इनको डिटेल से जानते हैं। इनसे संबंधित और कौन से प्रश्न बनते हैं जिनको जानते हैं, ताकि हमें मूल अधिकारों का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला आता है समता। समता या समानता, समता कह दो चाहे समानता कह दो। समता या समानता का जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए अब। और इसमें कौन कौन सी समानताएं दी गई हमें? सबसे पहली आती है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब कानून की नज़र में हम सभी समान हैं, यानी कानून जो है हम में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। मतलब जो भी भारत के नागरिक हैं वो कानूनी दृष्टि से सभी समान हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। सबके लिए एक जैसे कानून यहाँ पर बनते हैं जो संविधान हमें देता है। दूसरा जो मूल अधिकार है वो हमें दिया गया है धर्म या जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव को रोकना। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 हमें ये देता है अधिकार कि जो राज्य सरकारें या जो केंद्र सरकार है वो धर्म, जाति, जन्म आदि के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। राज्य के जो कानून होंगे वो सभी के लिए समान होंगे, सभी के लिए शर्तें भी समान होगी। ये समानता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 15 के तहत। उसके बाद नौकरी, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, या हम कह सकते हैं लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी आपको आर्थिक समानता देता है, ये पहला जिसमें जैसे मैंने आपको बताया ये कानूनी समानता है, विधि के समक्ष समानता। दूसरा धर्म, जाति, जन्म, लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं करता, ये सामाजिक समानता देता है अनुच्छेद 15। और तीसरा जो है अवसर की समानता हमें आर्थिक समानता की ओर ले जाता है, यानी जो लोक नियोजन होगा उसमें सरकार नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगी। कोई भी धर्म, जाति, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है समानता के अधिकार में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो मैं आपको साफ बता देता हूँ, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब ये है
कि भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है सरकार जो भी छुआछूत वगैरह या जो भी अस्पृश्यता संबंधित जो मैटर है उसको तुरंत समाप्त करेगी। इस प्रकार के मैटर जो है नहीं होंगे। तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है किसमें? अनुच्छेद 17 में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उपाधियों का अंत। यानी आपको पता है कि स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ पर बहुत सारे राजाओं के द्वारा उपाधियाँ दी जाती थी और अंग्रेजी जो हमारी सरकार थी उसके अधिकारियों के द्वारा भी बहुत सारी उपाधियाँ दी जाती थी। तो अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर है, आपको हमेशा लर्न करना है कि जो शैक्षिक और सैनिक उपाधियाँ जो है वो दी जा सकती हैं, लेकिन किसी भी विदेशी राज्य की किसी भी प्रकार की उपाधि लेने का भी इसमें निषेध किया गया है। केवल शैक्षिक और सेना संबंधी उपाधियां दी जा सकती हैं और कोई भी उपाधि नहीं मिलेगी। साथ ही इसमें यह भी दिया गया है उपाधियों के संबंध में एक बात आपको ये और याद रखनी है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है, लेकिन यदि कोई विदेशी उपाधि धारण करेगा तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति जो है लेगा। राष्ट्रपति की अनुमति इसमें बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। दूसरा हमारा मूल अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार और ये दिया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता के अंदर आ जाती हैं बहुत प्रकार की स्वतंत्रताएं। सबसे पहला आता है आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बहुत आसान है इनको लर्न करना, आप याद कर सकते हैं। इनको इस तरीके से याद कर लीजिए भाई, घूमने की आज़ादी और बोलने की आज़ादी और रहने की आज़ादी, कोई रोज़गार करने की आज़ादी। जैसे मैं 19 जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता हूँ, तो सबसे पहले आ जाती है भाई बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाती है प्रेस की स्वतंत्रता भी। आपसे कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो आप इसमें बता सकते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। तो बोलने या जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें वो आती है आपके अनुच्छेद 19 के अंदर। अब बोलने अभिव्यक्ति के अलावा कौन सी आ जाती है? नंबर 2 आ जाती है आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। नंबर 3 आ जाती है आपकी संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप कोई संघ बना सकते हो। उसके बाद भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की, रहने की स्वतंत्रता, और उसके बाद आती है अपनी रुचि का कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। यानी आप अपनी रुचि का कोई भी व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। ये आज़ादी आ जाती है। उसके बाद आ जाती है आपकी अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 देता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक बार मैं आपको ये जो 19 में 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है, इसको मैं दोबारा से आपको व्यक्त कर देता हूँ कि 6 कौन कौन सी हैं। सबसे पहली भाषण की आज़ादी, यानी कुछ भी आप बोल सकते हैं लेकिन वॉयलेंस नहीं फैलाएंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी। नंबर 2 आपकी आती है घूमने फिरने की आज़ादी। इसको मैंने इसमें डाला है, घूमने या स्वतंत्रता, निवास करने, दोनों इसमें डाल दिए हैं। घूमने की आज़ादी, बोलने की, घूमने की और निवास करने की, ऐसे याद कर लीजिए आप। उसके बाद आ जाती है रोजगार की। नंबर 4 पे रोजगार को याद कर लो। बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, और व्यापार के बाद आप याद कर लीजिए संघ बनाने की। यानी भारत के अंदर रहने वाली जो भी अनेक प्रकार की जातियां या समूह है वो अपना संघ बना सकती हैं। आप किसी भी प्रकार के संघ बना सकते हैं और शांतिपूर्ण उन संघों का सम्मेलन कर सकते हैं। तो आप 6 आज़ादी इस प्रकार से 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं उनको इस तरीके से बिल्कुल आसानी से अच्छे से लर्न कर सकते हैं। भाई सबसे पहले आ गई बोलना, घूमना, रहना और व्यापार करना, फिर संघ बनाना और संघों का सम्मेलन करना। अब बढ़ते हैं हम आगे और अनुच्छेद 20 में पहुंचते हैं। अनुच्छेद 20 हमें कौन कौन सी चीज़ें देता है? अनुच्छेद 20 में सबसे पहला चीज़ दी हुई है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें दिया गया है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में दिया गया है कि भाई एक व्यक्ति को जो है एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये है, ये याद रख लें। दोष सिद्धि यानी दोष सिद्धि होने से पहले दंड नहीं दिया जा सकता, 1 से ज़्यादा बार दंड नहीं दिया जा सकता, और खुद के लिए खुद को ही खुद के विरुद्ध अगर कोई दबाव दिया जाता है एविडेंस के लिए, गवाही के लिए, तो वो भी आप उसको ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 21।
अनुच्छेद 21 से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम्स में ये भी आता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसे हम जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। प्राण कह दीजिए या जीवन कह दीजिए, एक ही बात है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये वो अधिकार है जो आपातकाल में भी निरस्त नहीं होता है। याद कर लीजिए इसको अच्छे से, यानी आपातकालीन जो हमारे अनुबंध है 352, 56, 60, उनमें भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बना रहता है। बाकी सारे हमारे मूल अधिकार निरस्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत ये हमें दिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा अधिकार दिया गया है हमें। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 हमें देता है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में उसको प्रस्तुत करना होगा, ये जरूरी है। उसको उसकी पसंद का वकील भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही इसमें निवारक निरोध भी है। निवारक निरोध का मतलब ये है कि सरकार राष्ट्रीय हित में, अगर उस सरकार को ये लगता है कि संबंधित व्यक्ति जो है कोई भी राष्ट्रीय अहित का कार्य कर सकता है, राष्ट्र विरोध का काम कर सकता है, या सरकार को लगता है कि ये कोई अपराध कर सकता है, तो उसको अपराध करने से पहले ही उसको क्या कर सकती है सरकार, उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसको नज़रबंद कर सकती है। और नज़रबंद की जो अवधि है वो वैसे तो 3 महीने है, लेकिन सरकार राष्ट्रीय हित में उसको आगे भी बढ़ा सकती है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए। निवारक निरोध का मतलब क्या है, इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया आपका स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार 19 से 22। उसके बाद देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। यानी शोषण के विरुद्ध क्या क्या अधिकार दिए गए, अनुच्छेद 23 में क्या है और अनुच्छेद 24 में क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 23 जो है हमें क्या देता है, मनुष्य के व्यापार और जबरदस्ती श्रम लेने पर प्रतिबंध लगाता है। भारत की आज़ादी के बाद जो है, आज़ादी से पहले खैर अंग्रेजी सरकार ने भी इस चीज़ को कर दिया था। पहले क्या होता था, दास प्रथा थी अपने यहाँ पे, और मानव का भी व्यापार किया जाता था, और जबरदस्ती श्रम लेने पर प्रतिबंध ये लगाया गया। ये इससे संबंधित है कि पहले जागीरदारी प्रथा थी, लोगों से बेगार करवाई जाती थी जबरदस्ती। तो ये भारत के लोगों को एक तो व्यापार से संबंधित कि भाई मनुष्य का व्यापार नहीं किया जाएगा और जबरदस्ती किसी से भी कोई श्रम नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 23 हमें सुरक्षा देता है शोषण के विरुद्ध। उसके बाद आ जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 24, इसे आप लर्न कर लीजिए। भाई 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में या उद्योगों में काम पे नहीं रखा जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, 24। तो यानी देखिए आप शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी आप मनुष्य का शोषण नहीं कर सकते, यानी उसका व्यापार नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी से भी श्रम नहीं करवा सकते, और न ही छोटे बच्चों को किसी भी कारखाने या उद्योग में लगाया जा सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंदर सबसे पहले चीज आ जाती है कि भाई धर्म से रिलेटेड चीजें आएंगी इसमें, यानी कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म का आचरण कर सकता है, और किसी को जबरदस्ती मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत जो है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो सबसे पहला आता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 हमें देता है किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, यानी हम जो भी धर्म हम चाहें उस धर्म को हम मान सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका आचरण हम कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 हमें देता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी हम जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी संस्कृति को मानते हैं, जिस भी परिवार से हम रिलेटेड हैं, उसके हम धार्मिक कार्यों का खुद प्रबंध भी कर सकते हैं और धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 27 जो है हमें देता है धर्म के आधार पर लिए जाने वाले करों को देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कुछ धार्मिक संस्थाएं बनती हैं तो वो क्या करती हैं, लोगों से चंदा इकट्ठा करती हैं या जो भी पैसे इकट्ठे करती हैं, तो इस पे भी सरकार जो है लोगों को संरक्षण देती है, भाई आप जबरदस्ती किसी से भी कोई भी पैसे वसूल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 28, राज्य की नीति से कोई भी राज्य की निधि से कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 हमें क्या है, ये देता है भाई सरकार अपनी निधि से कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं देगी, धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं देगी। तो ये है आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं। सबसे पहला आता है अन्य अधिकार।
इसके बाद हम देखते हैं अन्य अधिकार, जो हमें 5 और 6 दे गए, 6 मूल अधिकारों। भाई 4 के बारे में तो हमने चर्चा कर ही ली कि 4 मूल अधिकार आ गए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो अब हम आते हैं, उससे पहले हमने धर्म की स्वतंत्रता से पहले बात की शोषण के विरुद्ध अधिकार, उससे पहले हमने बात करी स्वतंत्रता का अधिकार, उससे पहले हमने बात की समानता का अधिकार। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य अधिकार 5 और 6। 5 और 6 हमें क्या देते हैं? अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है 29 और 30। यानी कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य हैं जो अपने हितों की संरक्षण के लिए, अपनी भाषा की, संस्कृति की और अपने धर्म के संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं। इसमें सरकार जो है उनको कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। 29 और 30 हमें ये सुविधा देते हैं। उसके बाद 30 हमें देता है कि धर्म या भाषा के आधार पर कोई भी और अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकता है, राज्य इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। यानी पहली चीज तो ये आ गई भाई 29 में तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करेगी सरकार, यानी उनमें जाति, धर्म, मूल, वंश इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको भी समान अधिकार दिए जाएंगे। और 30 हमें देता है कि वो अपने खुद की व्यक्तिगत विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए क्या कर सकते हैं? अपने शिक्षण संस्थान बना सकते हैं और अपने जो है अपने रुचि के जो भी काम है वो अपने समाज के विकास के लिए कर सकते हैं। 29 और 30। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका जो है 6ठा मूल अधिकार है। 5वां तो अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित आ गया 29, 30, और 6ठा आ गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और 32 में इसमें क्या क्या उपबंध है, इनको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली चीज है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के आदेश निकाल सकता है। कितने प्रकार के आदेश निकाल सकता है? 5 प्रकार के आदेश। कौन कौन से? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के आदेश सर्वोच्च न्यायालय निकाल सकता है। तो क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या होता है परमादेश, क्या होता है? इन चीजों को भी एक बार आप समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये क्या चीज है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है और न्यायालय में उन कारणों को बताया जाता है कि इन कारणों से इस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है। नंबर 2 परमादेश। परमादेश क्या होता है? परमादेश यानी सर्वोच्च आदेश। यानी सरकार जो है किसी भी अपने अधीन जो भी सरकारी जो भी कर्मचारी हैं या सार्वजनिक पद को धारण करे हुए जो व्यक्ति हैं उनको कोई भी उनके कर्तव्य पालन का आदेश दे सकती है, उसको क्या कहते हैं? परमादेश। उसके बाद आ जाए आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब ये क्या है? अधीन न्यायालयों को दिया जाता है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों को आदेश दे सकता है उत्प्रेषण से कि भाई उनके अंडर में जो मुकदमे चल रहे हैं, जो भी मामले चल रहे हैं, वो वरिष्ठ न्यायालय को भेजे जाए। उसके बाद आता है निषेध। निषेध का मतलब होता है रोकना, और इसका मतलब ये एक प्रकार से रोकने का लेख है। ये भी उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को दिया जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि ये जो मामला है ये उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है और इस पे वो कार्रवाई नहीं करें। और अंतिम और इम्पोर्टेंट आ जाता है अधिकार परीक्षा। यानी कोई व्यक्ति किसी अवैध तरीके से अगर कोई पद धारण कर लेता है तो जो उससे ये पूछा, न्यायालय को ये अधिकार दिया जाता है कि वो इस पूछ सकता है कि वो किस अधिकार के तहत ये काम कर रहा है और किस अधिकार के तहत इस पद को धारण किए हुए हैं। तो ये 5 प्रकार के जो है आदेश निकाल सकता है सर्वोच्च न्यायालय। तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज हमने मूल अधिकारों के बारे में पूरी स्टडी करी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और रह जाती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था प्रेस की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जो है कौन से अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता ये आपकी किस में है? भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं मिली हैं उनसे संबंधित है। नंबर 2 कि भारत का नागरिक जो है किसी भी विदेशी उपाधि को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धारण नहीं कर सकता। एक अनुच्छेद 32 से संबंधित 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में क्या कहा है?
कि ये संविधान की आत्मा का है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। इसके अलावा आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बहुत ही एक चीज़ और रह जाती है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 ए भी जोड़ा गया है। उसमें क्या दिया गया है? बालकों को 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित अधिकार दिया गया है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत है। तो ये चीज़ें आप लर्न कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और साथ ही साथ अगर कोई आपको फीडबैक देना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। आपको कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे हम और वीडियो बना सकें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।